which is related to you directly. The schoolboy, class 8. Okay, so let's straight away start with the poem. William Blake has written this poem, The Schoolboy. The poem Schoolboy, okay, this is written by William Blake in a perspective of a young boy who hates going to school in a disciplined way and rather desires to be like birds. For him, the school is just like a prison which does not allow the creativity of a person to flourish. तो एक बच्चे की कहानी है इसमें, छोटी सी एक बच्चे के बारे में ही है कि बच्चा जो स्कूल जाना नहीं चाहता है एक डिसिप्लिन वे में, कि बिल्कुल टाइम से जाना, टाइम से आना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, और वो एक बर्ड की तरह फ्री होकर रहना चाहता है। तो वो ये उसको स्कूल एक प्रिजन जेल जैसा लगता है जहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पा रही है। ये पोएम जो है इसमें पावरफुल इमेजरी है, इमेजरी माने कल्पना, टिपिकल ऑफ द रोमांटिक पोइट्स, और एक प्रकार की ये रोमांटिसिज्म जो पोएट्री का ट्रेंड था उस समय की ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। और विलियम ब्लेक इसने इसको 6 स्टैंजाज में डिवाइड किया है जो 5 लाइन्स की हैं। इसको हम क्विंटेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्विंटेट्स, 5 लाइन्स की। आपके जो सिलेबस में है वो आखिरी के स्टैंजा की केवल 2 ही लाइन ली गई हैं, बाकी की लाइन्स को हटा दिया गया, 3 लाइन्स को। तो हम वहीं तक इस पोएम को पढ़ेंगे। ओके। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horns, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! आप लोग इस पोएम को मेरे संग दोबारा पढ़ेंगे एक एक सेंटेंस को, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री का रिसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसका मज़ा आता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी राइम और रिदम को समझेंगे पोएम में कि राइम क्या है। I love to rise in the summer morn, morn, है ना? When the birds sing on every tree, tree. The distant huntsman winds his horn, horn. ठीक है, तो मॉर्न और हॉर्न कंपेयर मैच हो गया ना। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, मी, ट्री, मी, ओके, तो ये मैच हो गया। एंड ओ व्हाट स्वीट कंपनी, मी, ये भी मी बेबी। तो हमारी राइमिंग स्कीम सबसे पहले हमने पता कर ली, ए बी और बी। ठीक है, सब बच्चों को मालूम पड़ गई ना राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। कि जैसे राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा ये मॉन है तो इसको हमने बताया ए, ठीक है, फिर इसको हमने बताया बी, ठीक, फिर अब ये मॉन और हॉर्न कंपेयर हो रहा है, तो मॉन और हॉर्न मिलके ए हो गया, लेकिन बीच में बी है। ठीक है, तो ए देखो, फिर बी, फिर ए, और ये मी और कंपनी दोनों सेम है, तो 3 सेम हो गए, ट्री, मी और कंपनी, ये तीनों हो गए, तो बी हो गए, और बीच में इन दोनों के ए है। तो इस तरह से हमने राइमिंग स्कीम निकाली। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स अगर पूछेंगे तो आप इन्हीं को बताएंगे, मॉन, हॉर्न, और स्कीम पूछेंगे तो आप बताएंगे ए बी बी। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आई माने जो पोएट है, जो लिख रहा है पोएम को, वो कह रहा है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, यानी कि समर मॉर्निंग, मॉर्न माने मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 4 सीजन्स होते हैं यूएसए में, और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है टिपिकली इससे होता है, और लॉन्गेस्ट और हॉटेस्ट होता है ये। तो क्योंकि ये पोएम एक अमेरिकन पोएट द्वारा ही है, तो इसलिए इसको हमने इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो समर मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डे। When the birds sing on every tree, जब सब पेड़ों पर चिड़िया बैठ के गाने गाती हैं। The distance hutman, distant माने क्या होता है? दूरी पर। Huntsman माने hunter, शिकारी। Distant माने दूरी पर hunter, winds his horn, winds माने blow करना, बजाना। वो अपने हॉर्न को बजा रहा है। हॉर्न माने क्या होता है? जो शंख टाइप का कह लीजिए, या एक हॉर्न एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो बजा रहा है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क एक प्रकार की चिड़िया है और वो मेरे संग गा रही है ना। तो स्मॉल ब्राउन एक पैसरीन बर्ड है दैट सिंग्स व्हाइल इट फ्लाइज इनटू एयर, वो हवा में उड़ते हुए गा रही है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा स्टैंजा है, जिसमें बच्चा जो बता रहा है कि उसको सुबह उठने बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ द टाइम व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, द हंटमैन ब्लोज हिज हॉर्न, फार अवे, कहीं दूर हंटर अपना हंट बजा रहा है, शंख बजा रहा है। एंड द अकॉर्डिंग टू द स्कूल बॉय इज द बेस्ट कंपनी एंड ही एंजॉयज इट। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा इज टेलिंग अबाउट विच मेक द स्कूल हैप्पी। इसमें वो चीज़ें हैं जिसको बच्चे को हैप्पी कर रही हैं, जैसे बर्ड्स लव टू राइज इन द मॉर्निंग एंड एंजॉय द एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। द मॉर्निंग टाइम इज़ द टाइम ऑफ होप एंड एस्पिरेशंस, और मॉर्निंग को हमेशा बच्चों सिम्बॉलिज्म है, यानी प्रतीकात्मक है। मॉर्निंग किस चीज़ की प्रतीक है? होप और एस्पिरेशंस की, यानी आपकी आशाओं की और इच्छाओं की, एस्पिरेशंस की होती है। तो जब भी ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स सुबह जागते हैं तो एक आशा के संग जागते हैं। तो ये है, तो बच्चा जो बड़ा खुश है, फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि बच्चा बहुत खुश है।
इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। क्या नाम है इसका? एलिट्रेशन। ये मैंने ब्लू से लिखा है। एलिट्रेशन क्या होता है? जो पहला अक्षर सेम होता है, जैसे स्काईलार्क है ना, इसका अब सिंग्स, तो दोनों अक्षर में एस और एस, तो जब एक ही अक्षर को रिपीट किया जाता है सेंटेंस में लगातार, स्काईलार्क सिंग्स है ना, जैसे हम बोले कोल्ड कॉफी, तो को सी सी ये रिपीट हो गया, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ये क्या हो गया? एलिट्रेशन। ठीक, ये इसके वर्ड मीनिंग्स है, आप इनको नोट कर लेंगे। अच्छा, सबको समझ में आ गया है अच्छे से? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमने आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश की है। ये देखिए मॉर्निंग, ये मॉर्निंग हो रही है, कितनी ब्राइट है मॉर्निंग, होपफुल। ये किसका सिंबॉलिक होता है मॉर्निंग? होपफुलनेस का। एंड द चाइल्ड इज सो हैप्पी, देखो कितना बच्चा खुश है। बर्ड्स दे आर सिंगिंग। ये देखो, ये मैंने आपके लिए स्काईलार्क का फोटो निकाला है। ये ब्राउन कलर की बर्ड है, जो कोई उड़ते हुए चिड़िया बहुत गाना गाती है। और ये देखो, ये हंटमैन है, हंटर है, ये इसका हॉर्न है, ये इसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक, मैंने शंख इसलिए बोला था ताकि आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिमाग में आ जाए। ओके, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हंट्समैन अपने उसको हॉर्न को बजा रहा है, ये हॉर्न है। एंड द चाइल्ड इज वेरी हैप्पी, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, ही सीज द बर्ड्स। सो बच्चों, ये एक इमेजरी है, ये कल्पना है। मजा आया? ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बट टू गो, बट जब भी देखो बट शब्द आ जाता है तो उसका मतलब विचार बदल गया। Now first we will read the poem and try to understand the rhyme and rhythm plus figure of speech. But to go to school in summer morn, but to go to school in summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Okay, पढ़ा आपने इसको? एक बार रीड कर लीजिए। अब आप राइमिंग बताइए मुझे। मॉन वॉन, ठीक है, तो ये ए हो गया, मॉन वॉन। बीच में क्या है? बी, सी, बी तो हो चुका, अब सी आएगा। ठीक है, अवे और डे और डिस में, तो ये तीनों सेम है, तो सी सी सी। तो क्या हो गई माई राइमिंग स्कीम? ए सी ए सी सी। समझ में आ गया सबको कैसे हमने राइमिंग स्कीम निकाली? ओके, राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? मॉन, आउट वॉन, अवे, डे और डिसमे, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, अब हम इसको समझते हैं इसको कि बच्चों इसमें देखो कंपैरिजन किया गया है, एक मेटाफर और सिमली का यूज किया गया है। मेटाफर और सिमली क्या होता है? जब हम लाइक या एज लगा के बोलते, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर आई क्रूएल आई out one, the little ones spend the day in sighing and despair. यानी कि अब जब सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को उठ के मॉर्निंग में, है ना, तो वो क्या कह रहा है कि सारा जो जॉय है, जो बच्चा खुश हो रहा था ना, आपने देखा था फोटो में, वो सब उसकी खुशी ड्राइव अवे हो जाती है, माने दूर चली जाती है। ठीक है, क्यों? क्यों स्कूल जाने में उसकी सब खुशी चली जाती है? क्या स्कूल जाना किसी को अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल में अच्छा लगता है अगर आपको स्कूल में मज़ा आए। कई बच्चे स्कूल में मज़ा नहीं ले पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, तो स्कूल टेंशन लगता है। तो इसमें क्या कह रहा है? क्यों? अंडर अ क्रूएल आई आउट वन, अंडर माने नीचे, किसी के अंडर में आप, क्रूएल आई आउट वन, क्रूएल आई माने क्या होता है? मतलब हार्टलेस, बहुत ही निर्दयता से, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होता है कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो बहुत, उनकी क्रूएल आई है, उनको क्रूएल उन्हीं को कहा गया है यहाँ पर, है ना। आई आउट वन, आई क्रूएल आई मतलब जो उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उसको लगातार देखे जा रहे हैं। आउट वन माने इज वॉन आउट एंड वो यूजेबल नहीं है, यानी कि जो इतनी स्ट्रिक्ट बच्चे पे ऑब्जर्वेशन की जा रही है, तो बच्चा जो है वो इंजॉय नहीं कर रहा पा रहा। द लिटिल वन स्पेंड द डे, लिटिल वन माने चाइल्ड, लिटिल वन यहाँ पे कौन है? चाइल्ड। तो चाइल्ड अपना दिन कैसे बिता रहा है? इन साइंग एंड डिसमे। साइंग माने क्या होता है? डिस्करेज होके, अफसोस में, थकावट में। साई माने क्या होता है? जैसे हम ठंडी आह भरते हैं, ओह, फ्रस्ट्रेशन, थकावट, है ना, तो ये चीज। तो ये कह रहा है सेकंड स्टैंजा में, द टोन टोटली चेंजेस। अब डिलाइट से बच्चा किस चीज की तरफ चला गया? सॉरो की। Okay, now in this we will study the second stanza. But to go to school in summer morn, oh, it drives all joy away. Now what happens in the summer morning? जब सुबह सुबह बच्चे को उठ के स्कूल जाना पड़ता है, it drives all joy away, उसका सारी खुशी चली जाती है। Why? स्कूल जाने से क्यों खुशी चली जाती है ना? क्योंकि अंडर अ क्रूएल आई आउट वन, अंडर अ क्रूएल आई आउट वन मतलब, क्रूएल आई आउट वन मतलब है कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे उनकी बहुत क्रूएल है, हार्टलेस है, एंड दे आर आई, आई मतलब ऑब्जर्व करना, बच्चों को अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हैं वो।
तो बच्चा जो है वो आउट वन हो जाता है, थक जाता है बिल्कुल, उसको लगता है ये सब चीज़ बेकार है, ही गेट्स टायर्ड। और फिर वो लिटिल वन माने चाइल्ड स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, और उसका पूरा दिन साय माने ठंडी आह भरने में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बच्चा, थक जाता है, फटीग हो जाता है। और डिस्मे माने डिस्करेज हो जाता है। तो जब बच्चे को जरूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता है तो बच्चे फटीग और जो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, इसलिए उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे, इसकी राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम देखो बच्चा, मॉन और वॉन, तो ये हो गया ए हो गया ना, मॉन वॉन, बीच में क्या आ गया, अवे, तो सी हो गया, क्योंकि बी तो पिछली बार हो गया था। बी अवे, डे और डिसमे, ये बी बी बी, ये तीनों बी हो गए। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए सी सी। राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, मॉन वॉन, और राइमिंग वर्ड्स अवे डे डिसमे, ये राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों, ये पूछे जाते हैं राइमिंग वर्ड्स। और देखो ये इसमें मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर माने क्या होता है, कंपैरिजन किया गया है दो चीजों में, है ना। क्रूएल आई आउट वन, किसकी क्रूएल आई है, टीचर की क्रूएल आई को कंपेयर किया गया है कि बच्चे को जरूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फटीग और डिस्करेज हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो सेकंड स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा से बिल्कुल ऑपोजिट है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में बच्चा बड़ा खुश है, ही इज एंजॉइंग, और सेकंड में क्या कह रहा है बच्चा, ही हैज टू गो इन टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड इट टेक्स अवे ऑल द जॉय, है ना। आउटडेटेड फैशन, टीचर्स कैसे हैं, बहुत आउटडेटेड हैं, हु कीप एन आई ऑन द स्कूल बॉय सो दे मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली। Thus the young one according to him have to spend their day in distress and sadness, इसलिए यंग वन अपना पूरा दिन स्कूल में डिस्ट्रेस और सैडनेस में बिताते हैं। द सेकेंड स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द स्कूल बॉय कंसर्न ओवर द वे स्कूल वर्क, वो इसमें बच्चे स्कूल बॉय ने ये कंसर्न बताई, चिंता बताई है कि कैसे स्कूल काम करते हैं। द चिल्ड्रन आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस एंड आर फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स which make their life joyless। तो ऐसी सर्विलेंस माने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाता है जो बच्चों की लाइफ को जॉयलेस कर देता है। तो बच्चों कहने का यहाँ पर बच्चा यही कह रहा है कि जरूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन, जरूरत से ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कराए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसको स्कूल जो है वो सारा स्कूल जाने के नाम से ही उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। क्लियर, ओके। अब ये देखो, अभी बच्चा डिस्ट्रेस में है, डिसमे है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं ना। ये टीचर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस है, ये क्रूएल आई आउट वॉन का एग्जाम्पल है। ये देख रहे हैं आप इसमें क्रूएल आई कि इसकी कैसे क्रूएल आई है, कैसे बच्चों को घूर घूर के देख रहा है। ऑब्जर्वेशन, ये टीचर कैसे बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख के बच्चे अपना काम कर रहे हैं, एक एक को देख रहे हैं। तो ये आउटडेटेड टीचर्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्विलेंस कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, और बच्चा जो है वो डिस्करेज हो रहा है, बच्चा जो है वो स्ट्रेस में आ गया है, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी टू गो स्कूल के नाम से ही कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मेनी एंक्शियस nor in my book can I take delight, nor sit in a learning bar, worn through with the dreary Shah। अब बच्चों आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ढंग से सीखना है। देखो मैंने कैसे पढ़ा, मैंने इसको जो बावर नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, BOWER, बा, है ना, शाह, बा शाह, है ना। सिट, डिलाइट, आवर, बावर, शावर, हो गया तीनों मैचिंग। सिट, डिलाइट, ये मैचिंग हो गया। तो ये कौन सा हमारा हो गया, ए हो गया, सिट और डिलाइट ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी, आवर बावर शावर, ये बी हो गया। तो हमारी राइमिंग स्कीम मिल गई हमको, ए बी सी, ए बी सी क्यों किया है बीच में, ए बी सी। सिट, हाँ सिट और डिलाइट मैच नहीं कर रहे ना, देखो सिट डिलाइट लंबा है, सिट शॉर्ट है ना, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, इसलिए ए बी सी हो गया ये। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, नो सिट इन लर्निंग बा, और ये बी, ठीक, बी के 3 मैचिंग है, आर, बार और शार, और इसका कौन सा है, सिट और डिलाइट मैच नहीं कर रहे, तो सिट ए बी सी बी। ओके, क्लियर। ओके, नाउ हम इसका मीनिंग समझते हैं। पहले हम वर्ड मीनिंग को समझ लें ताकि हमको समझ में आ जाए। ड्रूपिंग माने क्या होता है, ड्रूप माने होता है लटक जाना, लूज छोड़ जाना, यानी कि हमारे शरीर से सब एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, तो हम ड्रूप कर जाते हैं। ड्रॉप नहीं है, ड्रूप है, ठीक है। तो कई बार हम बहुत ड्रूपिंग हो जाते हैं। और एंक्शियस माने क्या होता है, बहुत सस्पेंसफुल, बहुत पेनफुल, कुछ ऐसे होते हैं, बहुत एंक्शियस, बहुत बेचैनी होती है उनमें। और डिलाइट माने खुशी। और वाव क्या होता है, वाव यानी कि हमारा एक अपना प्राइवेट अपार्टमेंट टाइप का, ठीक है, यानी कि स्कूल, यहाँ पे किसके लिए स्कूल यूज किया गया है, लर्निंग वाव माने स्कूल के लिए।
वॉन थ्रू द ड्रेरी शार, शार माने होता है बौछार पानी की, ड्रेरी माने खतरनाक। अब देखो, और वॉन माने क्या होता है, वॉन माने होता है घिस जाना या बिल्कुल उस चीज को खत्म कर देना। ओके नाउ देखिए मीनिंग समझते हैं। एंड देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट, और कई ऐसे बार बच्चा अपनी बात कर रहा है, आई ड्रूपिंग सेट यानी कि वो ही स्पेंड्स हिज डे इन द स्कूल वेयर ही हैज नो एंजॉयमेंट, ही इज फुली बोर, वो पूरा बोर हो चुका है। ही ऑफन सिट्स एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन बोर्डम, he does not find any joy or happiness in books, उसको बुक्स में कुछ भी खुशी नहीं मिलती। आगे कह रहा है ना, and spend many an anxious hour, और कई ऐसे आवर्स उसके बेचैनी में निकल जाते हैं स्कूल में, क्योंकि उसको स्कूल में मजा ही नहीं आ रहा है, सारी उसकी इंथुजियाज्म खत्म हो चुकी है। ना तो उसको बुक में मजा आता है, डिलाइट, ना तो कोई बुक में उसको हैप्पीनेस मिलती है, नो इट लर्निंग बार, ना स्कूल में कोई उसको हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, the next line is quite confusing, which I will try to explain in easy way. The school way says that he does not feel any joy while sitting in learning bar, learning bar माने स्कूल में उसको कोई जॉय नहीं मिलती, which according to him is born through with the dreary shah, यानी कि हम वो क्या कह रहा है कि ड्रेरी शाह, यानी कि जैसे कि इसको देखिए मैं आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए आप, ये स्कूल है, ये देखो बच्चे बोर हैं, लिस्टलेस बैठे हैं, एंथुजियास्टिक नहीं है, और एंक्शियस आर बेचैन है, पढ़ रहे हैं, गुस्सा आ रही है, टीचर लगातार पढ़ाई जा रहा है, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। तो ये सब पिक्चर्स क्या शो कर रहे हैं कि एंक्शियस, बच्चा कितना एंक्शियस है, बच्चा कितना लिस्टलेस है, बच्चा बिल्कुल खुश नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ जो मीनिंग मैंने आपसे कहा था ना ड्रेरी शार का। However, the phrase learning bar means a place where someone comes to learn. Learning bar माने क्या होता है, प्लेस जहाँ कोई पढ़ने आता है। It can be school, university या institution, कुछ भी हो सकता है। Thus, learning bar as per the school boy is damaged or has a defect because it was hit by ड्रेरी शाह। अब देखो जो लर्निंग बावर है वो किससे डैमेज हो गया है, किससे डैमेज हो गया है, लर्निंग बार यानी स्कूल है ना, स्कूल जो है वो किससे डैमेज हो गया है, ड्रेरी शार से। अब ड्रेरी शार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये देख रहे हैं फोटो मैंने बना के दी है, ड्रेरी शार मतलब जो रेन बहुत डिजास्टर्स, यानी ऐसी बारिश जो बहुत खतरनाक है, नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसी नुकसानदायक। तो स्कूल भी किस चीज से डैमेज हो रहा है, ज्यादा नुकसान किस चीज से हो रहा है उनको, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम्स की बात की जा रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफेक्टिव है, वो एक ड्रेरी शार से उसकी तुलना की गई है कि वो एक ड्रेरी शावर है जो बच्चे के अंदर एजुकेशन को नहीं आने देता। देखो वाई इट इज डिफेक्टिव, हमारा एजुकेशन सिस्टम को इफेक्टिव क्यों डिफेक्टिव क्यों बताया है, इट कैन बी ट्रेस्ड इन द प्रीवियस इन अ क्रूएल आई, क्योंकि टीचर क्या है, बहुत क्रूएल है, वो बच्चों को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, बच्चों को इतना डिसिप्लिन में रख रहे हैं कि बच्चा की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये ड्रेरी शावर है, ये क्या है, ड्रेरी शावर, ये डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्कूल है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्रूएल आई उस पर रखी जा रही है। पिछले वाले स्टैंड में पढ़ा था ना, अ यंग स्टूडेंट कैन नॉट लर्न अंडर रिस्ट्रिक्शन, ही नीड्स लव फ्रीडम। एक बच्चे को क्या चाहिए, लव चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जॉय चाहिए। बट द क्रूएल आई ऑफ द टीचर और पेरेंट्स हैज डिस्ट्रॉयड द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस क्या है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना, बच्चे के अंदर लव फ्रीडम जॉय उसको महसूस कराना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में रख रहे हैं कि बच्चा उसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है और स्कूल उसको बहुत डिफेक्टिव लगने लगता है। द स्टूडेंट्स आर फोन टू लर्न दोज थिंग विच मेक देम केपेबल ऑफ एक्वायरिंग मटीरियलिस्टिक थिंग, और सर बच्चा जो है उन्हीं चीज़ पे फोकस करता है जिससे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें करता है, पैसा कमाने के लिए हमारा उद्देश्य शिक्षा का रह गया है। दे हैव टू गिव अप ऑल द थिंग्स विच वुड हैव अदरवाइज मेड हिम अ बेटर ह्यूमन, और बाकी सब चीज़ हमने छोड़ दी जो मनुष्य उसको अच्छा मनुष्य बनाए, इस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान इस चीज़ पे है कि उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ें यानी पदार्थवादी चीज़ें उसको मिल जाएं, और हम बच्चे को इस तरह से डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के अंडर है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट वाला आता है, सेकंड लास्ट है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज। अब यहाँ पर देखो एक कंपैरिजन है, मेटाफर का यूज किया गया है कि कैसे एक बर्ड, बर्ड माने एक स्टूडेंट है ना, कैसे एक बर्ड जो खुशी के लिए बना है, जो हैप्पीनेस के लिए बना है, एक केज में बंद हो जाए, यानी कि उसको एक केज में बंद कर दिया गया है ना। जैसे चिड़िया को केज में बंद कर दिया गया, उससे बोले गाना गाओ तो गाएगी क्या, नहीं। इसी तरह एक बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया गया और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई और उसको बोलते हैं इसको कि तुम खुश हो, तो कैसे खुश होगा। वेयर फियर एनॉइज, हाउ कैन अ चाइल्ड, जब उसके मन में डर है, बोथ बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, ड्रूप माने मैंने बताया था लटक जाना, तो जैसे चिड़िया को जब हम पिंजरे में बंद कर देते हैं उसके पंख लटक जाते हैं, इसी तरह बच्चे को जो स्कूल में बंद कर दिया, उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो उसकी भी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग के मौसम में भी गाना नहीं गाएगी चिड़िया। इसी तरह बच्चा भी जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा।
देखो, तो स्कूल बॉय रेजेज अ नंबर ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन. फर्स्ट, हाउ कैन अ बर्ड दैट इज born for joy sit in a cage and sing? Here he comes and compare himself to a caged bird, and like the caged bird which is born to remain free, he loses joy in the school which is a cage for him. How can a bird, how can a child, when fear annoys, both but droop his tender wing and forget his useful spring? Here he says that a child who is scared by the teachers and parents cannot forget the joy of freedom when the latter keep their wings locked. यानी बच्चे के जब आपने विंग्स को लॉक कर दिया तो वो जॉय ऑफ फ्रीडम कैसे महसूस करेगा? दस ही रिमेन्स जॉयलेस एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. इसीलिए बच्चा पूरे में दुखी रहता है और वो हमेशा स्वतंत्रता की मांग करता है. अब इसमें देखो राइमिंग स्कीम, जॉय एनॉय, ए हो गया, बी सिंग विंग स्प्रिंग, ये इजी था, ए बी बी बी. तो इस पर राइमिंग स्कीम हमारी क्या हो गई? ए बी बी. समझ में आ गया था बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पोएम को अच्छे से आप इसके मीनिंग को समझ लीजिए. ये देखिए कि कैसे उसने चिड़िया से अपने आप को कंपैरिजन किया है कि जो चिड़िया उड़ने के लिए बनी है, चिड़िया काहे के लिए बनी है? उड़ने के लिए, लेकिन हमने उसको पिंजरे में लॉक कर दिया और हम उससे कह रहे हैं गाना गाओ, तो वो गाना नहीं गा रही, वो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रही है, बेचैन हो रही है, और आखिरी में क्या होता है? उसको फ्रीडम नहीं मिलती तो उसके पंख लटक गए हैं. इसी तरह एक स्टूडेंट को जब हम स्कूल में टू मच डिसिप्लिन में रखते हैं, उसके पेरेंट्स और टीचर्स उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और वो इसी तरह जॉयलेस और दुखी रहता है. क्लियर? अब लास्ट स्टैंजा, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड. अब इसमें पहले में उसने चिड़िया से कंपैरिजन किया, अब उसने अपनी कंपैरिजन किससे कर रहा है? एक कली से. बर्ड्स माने क्या होता है? कली. एक कली. निप निप माने वो कहता है पिंच करके उसको रिमूव कर देना. अगर आप खिलती हुई कली पे चूटी काट लें उसको और उसके पंखों को नोच दें तो क्या होगा? एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे. और ब्लॉसम माने जब वो फ्रूट देने के उसमें आएगा स्थिति में, तो उसको हम उड़ा दें, उसके फूल को उड़ा दें, तो क्या होगा? क्या फूल आएगा? फल आएगा? नहीं आएगा, है ना. इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप, और अगर नाजुक नाजुक पौधे जो उग रहे हैं उनको हम तोड़ दें, स्ट्रिप कर दें, है ना, उनको रिमूव कर दें. ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब वो स्प्रिंग के मौसम में खिलने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे उगने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके पौधों को स्ट्रिप कर दें, यानी तोड़ दें. ऊपर का अगर आप पौधे का हिस्सा तोड़ दोगे आगे वाला, तो वो बढ़ेगा कैसे? अगर आप कलियों को नोच दोगे तो कली फूल कैसे बनेगी? अगर आप छोटे छोटे, है ना. तो ये वो कह रहा है कि इसी तरह बच्चे की बात, अपनी तुलना वो इन सब चीज़ों से कर रहा है. हाउ शल द समर अराइज इन जॉय, और कैसे समर में वो बच्चा खुश होगा, और द समर फ्रूट अपीयर, और कैसे उसमें फल लगेंगे. जब हम उसके कली को नोच देंगे तो फूल कैसे बनेगा, जब फूल को ही नोच देंगे तो फल कैसे बनेगा. तो इसी तरह वो कह रहा है. In the stanza, he is in conversation with his parents. He says that if you like a flower, but the child freedom is snatched away and its flower blown away. यानी बच्चे की फ्रीडम को आपने नोच लिया, उसके सारे खुशी को खत्म कर दिया. If newly grown twigs, नए नए जो पौधे आए हैं, are removed at the time of spring, स्प्रिंग के मौसम में जो नई नई टहनियाँ, नए नए पौधे आ रहे हैं, अगर आप उनको नोच दोगे तो वो कैसे फ्लावर बनेंगे? तो ये वो हमेशा सौरो और डिस्मे में ही रहेंगे. ठीक है, इसकी राइम स्कीम देख लो बच्चों. निप्ड स्ट्रिप्ड, तो ए हो गया, अवे डे डिसमे, ये बी 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 हो गया. और जॉय और डिसअपियर ये अलग है क्योंकि इनकम्प्लीट है, इसके बाकी के 3 लाइन उन्होंने नहीं दिए सिलेबस में. ओके, ये समझ में आ गया सबको? अब इसको हम एक बार और पिक्चर के थ्रू समझेंगे. ये देखिए, ये बच्चों ये कली है ना. अगर आप इस कली को निप कर देंगे, निप माने नोच देंगे, तो ये फूल बनेगी नहीं. इसी तरह ये फ्लावर है, फ्लावर को अगर हमने कर दिया या ब्लोन अवे कर दिया, ये फ्लावर को देखो प्लक कर रहा है, तोड़ रहा है. अगर फ्लावर को हम ब्लोन अवे कर देंगे तो वो ब्लॉसम उसमें कैसे आएगा, फूल कैसे खिलेगा? ये देखो, ये ट्यूग है, टेंडर ट्यूग है, यानी नाजुक पौधे, इसको हमने कट कर दिया, तो क्या ये समर में स्प्रिंग में जाके ये ऐसे फूल बनेंगे? नहीं बनेंगे. क्या उनमें फ्रूट आएंगे? नहीं आएंगे. तो यही वो कह रहा है कि बच्चे को अगर उसकी फ्रीडम से वंचित कर दिया जाता है तो बच्चे में खुशी खत्म हो जाती है और वो अपनी उस पढ़ाई पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेता. ये देखिए कि ये प्रोसेस है, कैसे एक फूल से फल बनता है. तो अगर हमने फूल को नोच दिया तो क्या फल बनेगा? यही चीज को वो पोएट हाईलाइट करना चाहता है, इसी से कंपैरिजन किया गया बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, this stanza continues from the previous stanza. According to the poet, how summer can be joyful when the buds of flowers are cut. यानी जब कलियों को काट दिया गया, the flowers threw away and twigs are removed. 3 चीजों की बात कर रहा है कि कलियों को काट दिया, है ना, और उनके फ्लावर्स को फेंक दिया नोच के, ट्विग्स छोटे छोटे टहनियों को काट दिया, तो क्या होगा? द फ्रूट्स ऑफ समर वुड नेवर अपीयर, तो फल लगेंगे ही नहीं उसमें. दस इसी तरह द प्लांट्स हेयर चिल्ड्रन, यानी प्लांट्स की तुलना चलने बच्चों से की गई है, वुड बी एबल टू गेट द फ्रूट विच हैव बीन डिस्ट्रॉयड,
तो वो कभी भी उस फूड को नहीं पा पाएंगे। ठीक। हाउ कैन द समर बी अ ब्लेसिंग व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर। समर कैसे अच्छा आएगा जब विंटर ही हमने ऐसा ऐसा कर दिया उनका। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो फाइनल स्टैंजा बहुत मेटाफर है। मेटाफर माने तुलनात्मक है, कंपैरिजन किया गया है। द स्कूल बॉय कंपेयर्स द चिल्ड्रन टू द स्प्रिंग प्लांट विच हैज बीन डिस्ट्रॉय। इसको आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना कि स्कूल बॉय का कंपैरिजन किससे किया गया, चिल्ड्रन से। According to him, like flowers, the children too need freedom for efficient growth. If their freedom is snatched away and the joy buds are cut off because of school, they will never be able to get properly educated and serve the society. अगर बच्चों को सही से एजुकेशन नहीं मिलेगी और वो एजुकेशन उनके लिए बोझ हो जाएगी तो कभी भी उस सोसाइटी में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। Thus, the poem is thus a criticism on the way the school imparts education. स्कूल की एजुकेशन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। ये देखो, ये बच्चा जो बचपन में दुखी है, स्कूल में उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे वो सक्सेसफुल होगा लाइफ में, यही क्वेश्चन वो पोएम उठा रहा है और यही इसमें है। ओके, अभी लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आपको संग संग में बता दी, एलिट्रेशन, एनोफेरा, एग्जाम, मेटाफर, है ना, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। और अदर इसमें जो मैंने आपको एलिट्रेशन बताई, स्काईलार्क सिंग्स, एस एस रिपीट हो रहा है, डेड इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है ना। रेपिटिशन, एनोफेरा, जब रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स होता है तो एनोफेरा होता है। ठीक। ओके बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। ब्लेक ने बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं। स्कूल बॉय, दे आर नॉट लिमिटेड बट आर लिमिटेड टू नॉट लिमिटेड टू एलिट्रेशन, एनिफेरा एंड वंडरफुल एग्जांपल ऑफ मेटाफर। तीन इसमें यूज़ की गई है मेन, एलिट्रेशन यानी रेपिटिशन ऑफ अल्फ़ाबेट, जैसे एस एस मैंने बताया था ना, स्काईलार्क सिंग्स। एनोफेरा क्या होता है, जब पूरे पूरे वर्ड्स को रिपीट कर दिया जाता है, जब पूरे वर्ड्स को रिपीट कर दिया जाता है वो होता है एनोफेरा। The latter is seen in the first lines of the poem as the speaker compares his youth as happiness as well as his mental state while at school to the destruction of plant. Thus, in all an effort to convince his parents that shouldn't ever have to go through the misery of school again. Alliteration is another important literary device, ये हम पहले ही कर चुके हैं डिस्कस। ओके, थैंक यू बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स का PDF मैं आपको दूंगी, उसको भी पढ़िएगा। ओके बाय, थैंक यू।